एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंड ही नहीं लगती। जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानूं। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं। मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है। ठीक है, तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मगर और जो हमारे, मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे। मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर हर सोल्जर से। और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पॉन्स आता है। और हमारी सरकार ने जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको मेरी मेरी थिंकिंग है, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या लक्ष्य था और कांग्रेस पार्टी ने सक्सेसफुली क्या किया था कि चाइना को और पाकिस्तान को एक कभी नहीं होने देना है। यह सेंट्रल हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और यह काम हमने बहुत सक्सेसफुली किया, यूपीए 2 तक। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह बहुत गहरी बात है, यह डेंजरस बात है। ठीक है, और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है, हमारी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को मिसहैंडल कर दिया है और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है फॉरेन पॉलिसी का उसको वो समझे नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। मीनिंग अब आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और उस प्रिपरेशन में 2-3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको सेना, वायुसेना, नेवी, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात सुननी है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात सुननी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इसका मतलब जो आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हो
उसको आपको बंद करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। दूसरी बात, जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, और वो मिलिट्री प्रिकॉशंस हैं मगर नॉन मिलिट्री प्रिकॉशंस है, वो आप शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको आप छुपाइए मत, क्योंकि चाइना को मैसेज जा रहा है। देखिए, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले गया है। चाइना को मैसेज, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, मैं आपके घर के अंदर आ गया, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा भैया मैं नहीं, आपने मुझसे कहा कि नहीं, तो आप तो आए नहीं, तो मैं कौन सा मैसेज ले जाऊंगा? तो ये मैसेज उनको जा रहा है। तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहां से। तो ये सरकार इस पे कंफ्यूजन में है, और मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन हटे। अब मेरे बारे में क्या करते हैं, जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार में और आर्मी में फर्क है। सरकार ने गलत निर्णय लिए हैं, तो सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए, ये कायरता है। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। और सारे सीआरपीएफ के लोग जानते हैं, सीनियर्स जानते हैं कि मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या करना है। और हमारी सिक्योरिटी बीपी गाड़ी में, मतलब मैं कैसे चलूं आप बता दो मुझे, चला ही नहीं जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल जाना है। तो ये तो मतलब पता नहीं है, शायद केस बना रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, केस बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए। ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है।
इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें, और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह और अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये, इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो हम उनको, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं, कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है, और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है, और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी ये है, रियलिटी, सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो,
चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं, और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, सिंपल बात है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है।